हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लिप्स बाय माही। अनदर डे अनदर रूटीन। अभी मैं करने जा रही हूँ अपनी पढ़ाई की शुरुआत 12:44 PM, ऑलमोस्ट 1 PM। और अभी हम करेंगे अपनी पढ़ाई की शुरुआत। फर्स्ट लॉट में मैं हमेशा वोकेबलरी करती हूँ और अभी मेरा चल रहा है एंटोनियम सिनोनियम ओज और इडियोम्स में। अभी नया तरीका बताती हूँ मैं किस तरीके से वोकैब्स को लर्न करती हूँ। जब मैं ये बुक खरीद के लेके आई थी ब्लैक बुक, उस टाइम पे मैंने डायरेक्ट पीवाईक्यू से शुरू नहीं किया था, जिसमें सिर्फ हिंदी और जिसमें हिंदी नहीं लिखी होती, मैंने वहाँ से शुरू नहीं किया था क्योंकि मैं वर्ड्स से फेमिलियर नहीं थी। जो रेगुलर बेसिस पे वर्ड्स यूज़ होते हैं उससे हम फेमिलियर होते हैं, बट जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के जो वोकैब होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, जो हम डेली बेसिस पे नहीं देखते हैं। सो व्हाट आई डिड, जो ओस था उसका जो पहला चैप्टर जहाँ से शुरू हो रहा है, मैं वहाँ का एक पेज पढ़ती थी। इडियोम्स का मोस्ट 200 जो रिपीटेड है उसका पढ़ती थी एक पेज। और एंटोसाइनोमिक्स के 604 वोकैब है इसके अंदर, जो कि 2093 टाइम्स रिपीट हुए हैं विद एंटोनियम्स। तो मेरे को एंटोनियम्स वाला पार्ट याद नहीं होता था, तो मैं वर्ड को सिर्फ उसका सिनोनिम्स याद कर लेती थी, लेकिन मैं कभी हिंदी याद नहीं करती थी। हिंदी देख लेती थी जस्ट वर्ड को पहचानने के लिए कि इसका मतलब क्या है। लेकिन जो पीवाईक्यूज है ना इस बुक के अंदर, उसमें उसकी हिंदी नहीं लिखे हुए, जैसे एंटोनियम सिनोनिम की डायरेक्ट हिंदी नहीं लिखी हुई है। तो अगर हम डायरेक्ट पीवाईक्यू पढ़ते हैं ना तो समझ में नहीं आएगा किसका असलियत मतलब क्या है, ये किस कंटेक्स्ट में बोल रहा है। तो मैंने इसलिए पहले जहाँ पे हिंदी लिखी हुई है वहाँ से शुरू किया, वर्ड से फेमिलियर हो चुकी थी। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, जो इसमें सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट पार्ट है, जैसे कि 1267 इसमें एंटोनियम है और 1300 के प्लस सिनोनियम्स हैं। अब मैं उस पार्ट को कवर कर रही हूँ, उसमें भी हिंदी के साथ लिखा हुआ है। जब मैं अब इसका डेली एक एक पेज पढ़ती हूँ, एक पेज पे इसके 40 वोकैब्स हैं। तो ऑब्वियस है कि एक साथ हमें इतना कुछ याद नहीं होगा। मैं जस्ट रीड करती हूँ, जो मुझे कैची कैची लगता है, जो मुझे पता है कि मैंने पहले पढ़ रखा है, जो मुझे याद है मैं उस पर टिक कर देती हूँ, और जो मुझे नहीं पता होता है उसको मैं मल्टीपल टाइम रीड करती हूँ, याद करने की कोशिश करती हूँ। एंड एट द सेम टाइम मैं पिनाकल की बुक से पीवाईक्यूज भी लगाती रहती हूँ। तो अब क्या होता है, जब मैं पिनाकल की बुक में कुछ मिस्टेक्स करती हूँ तो उसके ऑलरेडी ये पीवाईक्यू इस वाली बुक में लिखे हुए हैं, अलग से सेक्शन बना के कि ये 21 के पीवाईक्यू हैं, ये 2020 के पीवाईक्यू, ये SSC के हैं, GD के हैं। ऐसे इनमें पूरा सेक्शन बना रखा है पीवाईक्यू का, जिसमें कि हिंदी मीनिंग नहीं है, डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका मीनिंग लिखा हुआ है वहाँ पे, चाहे वो एंटो हो चाहे सैनो हो। तो अब क्या होता है कि जब मैं ये हिंदी वाला पढ़ रही हूँ, साथ में इतने सारे इसके वोकैब्स हैं, डेली 40+ वोकैब्स को मैं अपनी आंखों के सामने से रीड कर रही हूँ, तो मेरा क्या होता है कि जब मैं पीवाईक्यू गलत करती हूँ पिनाकल की बुक में, और फिर मैं जाकर जब पीवाईक्यू वाला सेक्शन याद करती हूँ जिसमें हिंदी नहीं लिखी हुई है, वो मुझे इससे पहले जब मैंने पीवाईक्यू को बिल्कुल रटने की कोशिश करी थी जिसमें हिंदी मीनिंग नहीं लिखा हुआ है, जो डायरेक्ट पीवाईक्यू में आ रखा था वही डायरेक्ट उसका मीनिंग था, तब मुझे चीज़ें याद नहीं हो रही थी, मुझे रट्टाफिकेशन लग रहा था, मुझे लग रहा था क्या मेरे दिमाग खोपड़ी के ऊपर से सब कुछ आ रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब मैं पिनाकल की बुक में मिस्टेक्स कर रही हूँ और जब मैं यहाँ पे जो मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट है वोकैब का वो पढ़ रही हूँ और साथ में पीवाईक्यूज पढ़ रही हूँ, तो मेरे को अब सब कुछ ठीक लग रहा है। ये मेरा एक्सपीरियंस है वोकैब का। तो इसलिए मैंने आपके साथ, अगर वोकैब करना चाहते हो और आपको लर्न नहीं हो रहा है, आप डिलेमा में हो कि कैसे याद हो, किस तरीके से याद हो, रटे जा रहे हो, तो उस टाइम पे आप ये कर सकते हो कि आप उस वर्ड की हिंदी मीनिंग देख लो, क्योंकि हम हिंदी मीनिंग देखते ही हमें वो चीज़ें याद होने लगती हैं। और किसी किसी के दूसरे मेथड भी होते हैं, किसी को रूट वर्ड से याद होता है, बट आई नेवर ट्राइड दैट। मेरा तरीका है वोकैब याद करने का। डेफिनेटली इससे भी बहुत अच्छे मेथड होते होंगे वोकैब्स को लर्न करने के लिए, बट मेरे को इसी से कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। क्रेडिबल का सिनोनिम बताना है। मुझे लगा इसका कमांडेबल है, क्योंकि क्रेडिबल मतलब जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, क्रेडिबल मतलब बिलीवेबल, कमांडेबल मतलब जो प्रशंसनीय है, जिसकी हम प्रशंसा कर सकते हैं। बट इसका आंसर इन्होंने डिपेंडेबल बोला है। अब ऐसा होता है कि हम जैसे डिपेंड को कुछ और समझे, डिपेंडेबल का मतलब कुछ और हो जाता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्रेडिबल का बिलीवेबल। ये अभी मैंने जस्ट अभी चल रहा है मेरा ये वाला पेज ना, ये मेरा अभी चल रहा है पेज नंबर 238, ये वाला 2-3 दिन पहले का है। क्रेडिबल का बिलीवेबल, तो क्रेडिबल का कमांडेबल कर दिया। और इन्होंने बताया है क्रेडिबल का मतलब डिपेंडेबल, और इन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि डिपेंडेबल मतलब जिसके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं। डिपेंडेबल का मतलब इनकी तरफ से ये होता है। और हमने जो अभी तक पढ़ा डिपेंड मतलब जब हम किसी के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं, बट यहाँ पर ट्रस्टेड होते हैं। और क्रेडिबल का दैट कैन बी बिलीव और दैट कैन बी ट्रस्टेड। और जो मैंने लगाया था कमांडेबल, दैट पीपल थिंक इज गुड, यानी कमांडेबल मतलब प्रशंसा, तो जो लोग अच्छा समझते हैं। तो यहाँ पर एक नया वर्ड निकल गया है डिपेंडेबल। और ऐसे इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। अब मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि नहीं ये इन्होंने किस कंटेक्स्ट में या कुछ में किस चीज़ में बोला है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिसमें आई ए, और इसमें तो ABLE 3-4 वर्ड्स पीछे के वो हो गए। और इसमें मैं दिखाती हूँ, जैसे ये वर्ड है डिफर। मेरे को ये वर्ड याद नहीं आ रहा था, डिफर मतलब फ्लॉ, क्योंकि डिफर का मतलब डिफरेंस पढ़ा है हमने आज तक। डिफरेंस होता है DIFFERENC, जिसका मतलब होता है डिफरेंस होना, सिमिलैरिटी सी नहीं है डिफर। डिफर मतलब मतभेद करना और इसका सहमत होना। ये मैंने आज ही पढ़ा, ये वाला पेज मैंने। फिर है डिफरेंस, जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। डिफरेंस मतलब सिमिलैरिटी, हमने यही डिफरेंस पढ़ा है, हमने नहीं पढ़ा है DEFFER क्या होगा, DEFER क्या होगा, DEFERENC क्या होगा। ये सब मेरे को अभी पता चल रहा है, जिसकी वजह से मुझे ये चीज़ें याद करने में टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा, खासकर ये वाले साइनों को।
इस वाले साइनों को मुझे बहुत ही मुश्किल हो रही है याद करने में। आज इंग्लिश में मैंने सिर्फ इंटोनियम सिनोनियम्स किए और मैंने आज कोई चैप्टर रिवाइज़ नहीं किया इंग्लिश का। जस्ट मैंने आज एरर फाइंडिंग की है। आज मैंने 100 क्वेश्चन के एरर फाइंडिंग किए 50-50 का, 50-50 के पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में मेरे 27 क्वेश्चन ठीक हो गए थे और सेकंड पार्ट में मेरे 26 क्वेश्चन ठीक हो गए थे और कुछ मैंने अटैम्प्ट्स भी नहीं किए थे। आज मेरे से जो मिस्टेक्स हुई है ना, वो ज़्यादातर कन्फ्यूज़न में ही हुई है। ऐसे क्वेश्चन थे जैसे कि नो सूनर के साथ में क्या लगेगा, एक है तो होता है ना कि देन लगेगा या व्हेन लगेगा, तो मेरे से देन की स्पेलिंग में ही मिस्टेक हो गई थी। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो मैंने ज़्यादातर मिस्टेक किया, जैसे एक सेंटेंस अगर पास्ट में शुरू हो रहा है और वो फ्यूचर पे ख़त्म हो रहा है, तो मुझे लग रहा है ये सेंटेंस ठीक तो है, पास्ट में शुरू और प्रेजेंट में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई सेंटेंस अगर पास्ट में शुरू हुआ है, किसी सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट अगर पास्ट में है तो सेकंड पार्ट भी उसका पास्ट में ही होगा। अगर किसी सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट सिंपल प्रेजेंट में है तो सेकंड पार्ट भी उसका सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो मेरे से ऐसे क्वेश्चन में कम से कम 15 to 17 क्वेश्चन मेरे ऐसे गलत हो गए। और सेकंड नंबर क्वेश्चन मेरे किस तरीके थर्ड नंबर क्वेश्चन मेरे किस तरीके के गलत हुए हैं कि मैं सिंगुलर और प्लूरल नहीं पहचान पाई। जैसे कि ही लिखा है तो ही के साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, यानी कि उसके पीछे एस लगा हुआ आएगा। मैंने ऐसे में 2-3 क्वेश्चन इसमें गलत कर दिए थे। तो ऐसे जो सिली सिली मिस्टेक है वो जब हम एरर लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वो हमारे धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएंगे। और अभी मैं पढ़ रही हूँ लूसेंट इंग्लिश ख़त्म करने के बाद। और लूसेंट में मेरा जो टॉपिक था वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था। इसमें मैंने आज डिटेल में इसको पढ़ लिया है कि कब हमारा 1857 का रिवॉल्ट शुरू हुआ था, किस लिए शुरू हुआ था, पॉलिटिकल कॉज, सोशल कॉज और मिलिट्री कॉज और इमीडिएट कॉज। ये सब क्वेश्चंस हैं बीपीएससी की बुक में कि इमीडिएट कॉज क्या था और इसका इफेक्ट क्या क्या पड़ा, मंगल पांडे ने किसको गोली मतलब मर्डर कर दिया था और कब उनको फांसी हो गई। ये सब चीज़ें मैंने आज पढ़ ली। और इनकी कुछ बुक्स वगैरह भी थी 1857 के रिवॉल्ट पे जो बुक्स लिखी गई थी वो पढ़ ली। लर्न नहीं किया है, जस्ट रीड किया है। लर्न में मैंने आज जो रिवॉल्ट कहाँ से शुरू हुआ था, जैसे कि दिल्ली कानपुर में कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, लखनऊ में कब शुरू हुआ, झांसी में, इलाहाबाद, जगदीशपुर, बिहार में कब शुरू हुआ। ये इसमें 6 रीजन के नाम दे रखे हैं, उनको मैंने प्लस उनके इंडियन लीडर और ब्रिटिश सप्रेसर कौन कौन थे। मैंने आज लीडर याद कर लिया है, बिगनिंग और एंडिंग डेट याद कर ली है, रीजन याद कर लिए, बस मुझे ब्रिटिश सप्रेसर याद नहीं हुआ। एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 के ऊपर जो बुक्स लिखी गई थी मैंने उसे रीड कर लिया है। इंडिया में भी लिखी गई थी, इंडिया के बाहर भी उसके ऊपर बुक लिखी गई थी। और इम्पैक्ट ऑफ रिवॉल्ट 1857 का, इसको भी मैंने जस्ट रीड किया है। और जो इम्पैक्ट है इसके रिलेटेड उसके क्वेश्चंस हमारी बीपीएससी की बुक में हैं और बुक्स के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन हैं बीपीएससी की बुक में जो इंडियंस ऑथर्स हैं जिन्होंने बुक लिखी है 1857 के ऊपर। आज जस्ट मैंने इसे रीड किया है। वाली बुक में से आज मेरा जो टॉपिक था वो गवर्नर जनरल के ऊपर था, लेकिन मैंने आज 1857 भी पढ़ा क्योंकि आज मैं लूसेंट से टॉपिक पढ़ रही थी, तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आ गई थी कि किस तरीके के क्वेश्चन बुक में है, एक बार मुझे देखना है। तो मैंने उसको पहले भी पढ़ रखा था 1857 का रिवॉल्ट बीपीएससी की बुक से। मैंने आज दोबारा से एक बार देख लिया कि थोड़ा फ्रेश हो जाएगा दिमाग के अंदर कि क्या पढ़ा था पहले से। और मेन जो फोकस था आज गवर्नर जनरल पे था, जैसे कि हमारे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के कौन थे। और मुझे सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है ना वो वैरन हेस्टिंग्स और विलियम बेंटिक में होता है, मुझे ये दोनों सेम लगते हैं। और एक रॉबर्ट क्लाइव हैं, मतलब ये जो गवर्नर जनरल्स हैं ना मुझे इनमें बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, मतलब कन्फ्यूज़न, मतलब वो हो जाता है मेरे दिमाग के अंदर, मैशअप हो जाता है। मुझे लगता है कि नहीं इन्होंने बस, मुझे एक जो हमेशा याद रहता है अफ़गानिस्तान को जिन्होंने एनेक्सेशन किया था वो लिटन थे। डेल हाउस के टाइम पे रेलवेज़ लाइन आई थी और डेल हाउस के टाइम पे ही दोनों रेलवे लाइन पड़ी थी, मुंबई टू ठाणे और कलकत्ता में भी। आज मैंने बहुत सारे वाइसरायज और गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ लिया है, जैसे कि सती का उन्मूलन किसने किया, ठगों का उन्मूलन किन्होंने किया, धर्म के बारे में किन्होंने बोला कि ये ऑर्थोडॉक्स है हिंदू सोसाइटी। एंड हमारे जब देश स्वतंत्र हो रहा था उस टाइम पे यहाँ पर वाइसरायज कौन थे, लास्ट वाइसराय कौन थे, प्रथम भारत गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के पहले और वैसे आखिरी गवर्नर जनरल। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आज देख लिए हैं, कुछ कुछ मैंने याद भी कर लिए हैं। अब कल मैं इसको पिनाकल की बुक से देखूंगी, पिनाकल की मेरे पास फ़ोटो कॉपी है, मैं उसको कल इससे वो करके फिर इसको कल पूरी तरीके से ख़त्म कर दूँगी। तो कल मैं लूसेंट की बुक से भी सिर्फ वाइसरायज वाला पढ़ लूँगी, टेबल 1857 को थोड़ा होल्ड कर दूँगी। फिर इससे क्या होगा कि मेरा ये वाला पार्ट अच्छे से ख़त्म हो जाएगा वाइसरायज वाला। कल से मैं वाइसराय वाला ही पढ़ूँगी, लूसेंट की बुक प्लस पिनाकल की बुक 2-3 दिन लगा के इस चैप्टर को ख़त्म कर दूँगी। और अभी बज रहे हैं 6:30, 4 घंटा 15 मिनट की पढ़ाई मैं कर चुकी हूँ। और उसके बाद अभी मेरा शुरू हो जाएगा घर का काम करना, जिसमें कि है झाड़ू लगाना, चाय बनाना, कपड़े लेके आना, पूजा करना। ये सब मेरे इवनिंग रूटीन में आते हैं, जिसमें कि मेरा 2 से 2.5 घंटा चला जाता है और कभी कभी उससे ज़्यादा भी। मेरे जो घर पे काम है वो सारे बेसिक हाउस होल्ड्स हैं, जैसे कि झाड़ू पोछा और कपड़े धोना, सफाई करना घर की, ये सब मेरा काम है। कुकिंग मेरे हाथ में नहीं, कुकिंग मेरी मम्मी करती है डेली बेसिस पे। जब मुझे कुछ हट के बनाना होता है तब मैं मम्मी की हेल्प करा देती हूँ, या तो मेरी मम्मी मेरी हेल्प करा देती हैं, या तो मैं अकेले कर लेती हूँ।
जब मेरा कभी कभी मन करता है तब, अदरवाइज़ मैं डेली बेसिस पे कुकिंग नहीं करती, कुकिंग मेरी मम्मा करती है। मैं बना रही हूँ चाय। वैसे तो इस टाइम पे मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा होता है, तो मैं शाम के जितने भी क्लिप्स होती है मैं ऐड नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आज मेरे फ़ोन में बैटरी फुल थी तो मैंने इस क्लिप को ले लिया। इससे 10 दिन पहले मेरे घर में बहुत चाय बनती थी, बट अभी मेरे घर से सारे गेस्ट जा चुके हैं, मतलब 2 एक्स्ट्रा पर्सन थे मेरे घर में, तो अब वो सब है नहीं, तो बस मैं अकेले चाय पीती हूँ। और शाम की चाय मेरे लिए मस्ट है। शाम की चाय ना मेरे पूरे दिन भर की थकान को ख़त्म कर देता है, सारे स्ट्रेस को ख़त्म कर देता है। और अब मैं आ गई हूँ पढ़ने के लिए 8:46 PM पे। आज मैं रेलवे का फॉर्म भर रही थी, बट उसमें आधार OTP कुछ मांग रहे, जिसकी वजह से फिर मैंने भरा नहीं, मैं पढ़ने आ गई चुपचाप से। और अभी मैं पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी में मेरी चल रही थी ओशनोग्राफी, और सबसे ज़्यादा मुझे उस दिन दिक्कत आ गई थी डेंसिटी ऑफ ओशंस में। तो डेंसिटी जो है वो सैलिनिटी और टेम्परेचर दोनों की वजह से होती है, दोनों प्रभाव डालती है, सैलिनिटी भी डालती है और टेम्परेचर भी डालती है। बट आज मुझे पता चला कि टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा फ़र्क डालती है डेंसिटी के ऊपर इन कंपैरिजन टू सैलिनिटी और प्रेशर। हाईएस्ट डेंसिटी जो अभी तक रिकॉर्ड की गई है वो -1.3 डिग्री सेल्सियस पे रिकॉर्ड की गई है। ये लाइन आज सविंद्रा सिंह की बुक में लिखी हुई है, और ये वाला जो लाइन है ये क्वेश्चन एक PYQ में भी है यूथ की बुक में। एंड डेंसिटी डिफरेंसेस जो भी होते हैं वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में ज़्यादा होते हैं, पोलर रीजन पे उसका प्रभाव कम पड़ता है, क्योंकि पोलर रीजन पे 0 डिग्री सेल्सियस आने के बाद सी वाटर अपनी डेंसिटी को इंक्रीज़ नहीं करता है। तो इसलिए जितने भी फिनोमिना होते हैं वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं। और मैंने आज इसको अच्छे से पढ़ लिया है, डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट मेरा पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है, और इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स निकल के आए हैं जो यूथ की बुक में एज अ PYQ हैं। तो इसलिए जब हम PYQ पढ़ के बुक को पढ़ते हैं ना, तो हमें जल्दी जल्दी चीज़ें कोरिलेट हो जाती हैं, और हमें वो चीज़ें फिर लॉन्ग टाइम के लिए याद हो जाती हैं। आफ्टर ज्योग्राफी मैंने आज साइंस की क्लास ली राधिका मैम से। आज मेरी सेकंड क्लास थी। आज मैंने पढ़ा है सेल डिवीज़न। कल का टॉपिक था सेल, आज था सेल डिवीज़न में। सेल डिवीज़न में आज बहुत सारे सब टॉपिक्स थे, जैसे कि मिटोसिस एंड मियोसिस का डिफरेंस। मियोसिस में 4 डॉटर सेल बनती है, मिटोसिस में 2 डॉटर सेल बनती है। क्रोमोजोम्स पढ़ाया मैम ने, और 46 टोटल क्रोमोजोम होती है, 23 पेयर्स वाली होती हैं, 22 पेयर्स वाली होती हैं। तो इस तरीके से आज मैम ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। मैम से एक बारी क्लास पहले भी ले रखी थी, पहले मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, अभी मैं नोट्स बनाते हुए चल रही हूँ। आज के जो मेरे नोट्स थे वो सिर्फ 2 पेज के नोट्स थे, और सेल डिवीज़न वाला चैप्टर मेरा ख़त्म हो गया। और साइंस पढ़ने के बाद आज मैंने पढ़ा करंट में मैं ऐसे करूँ 150 प्लस उसमें पॉइंट है, तो डेली 10 पॉइंट करेंगे फरवरी मंथ का करंट आने तक। इससे क्या होगा कि हम उसके टच में भी रहेंगे और हमें सारी चीज़ें याद भी रहेंगी। और आज जो मेरे ज़्यादातर आए हैं वो अर्जुना अवार्डी आए थे, कि 139 टोटल अवार्डी को देने के लिए बोला गया है, वो 26 जनवरी के एक दिन पहले। और उसमें से जो 13 हैं वो मरणोपरांत उनको अर्जुना अवार्ड मिलेगा, और 10 उसमें विदेशी हैं, और 23 उसमें महिलाएं हैं। तो आज मैंने इसमें जो था ये ब्रॉड टॉपिक था, बाकी सब टॉपिक्स भी हैं, जैसे कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद यूथ डे मनाया गया था, और 26 जनवरी का जो है थीम क्या था, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। और जो हमारा यूथ डे था, नेशनल यूथ डे, उसका जो थीम था यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशनल बिल्डिंग। ये सब थीम मैंने आज लर्न कर लिए हैं। जे मॉर्थल टनल बनाया गया ये सब। और आज हमारी पढ़ाई हो गई है 6 घंटा 14 मिनट की। टाइम हो रहा है 10:45। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम्स। अब कल मिलेंगे नई वीडियो में नए एक्सपीरियंसेस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।